तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है देवर जी, मैं आपके भाई की विधवा हूँ। भाभी, कहाँ हो आप? देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अनुज की आवाज़ सुनकर श्वेता बाहर आई तो देखा उसके हाथ में खाने के कुछ पैकेट हैं। वह बोला, भाभी जल्दी से आ जाइए, आपकी फेवरेट दुकान के गोलगप्पे और समोसे लाया हूँ। यह सुनकर श्वेता खुश हो गई और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए उसके कानों में सास की आवाज़ पड़ी। पति को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए और महारानी को गोलगप्पे और समोसे खाने हैं। मेरे बेटे को खाकर तेरा मन नहीं भरा? सास की ऐसी बातें सुनकर श्वेता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अनुज आगे बढ़ा और माँ को डांटते हुए बोला, माँ तुमसे भाभी की थोड़ी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती? क्या ज़रूरत थी तुम्हें यह सब कहने की? फिर रुला दिया ना उन्हें। दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि पति के मरने के बाद पत्नी समोसे नहीं खा सकती, खुश नहीं रह सकती? नाराज स्वर में माँ बोली, उसे ज़्यादा सर पर बैठाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कल को हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। आया बड़ा समोसे खिलाने वाला, कभी माँ के लिए तो नहीं लाया तू। मैं सब समझ रही हूँ। अब यह मनहूस औरत तुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। माँ की सोच जानकर अनुज को बहुत अफसोस हुआ और वह बोला, माँ तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी माँ समान भाभी पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? अरे इस मुश्किल समय में तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तुम हो कि उनका दिल दुखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज तक सिर्फ सुना ही था कि औरत औरत की दुश्मन होती है, पर अब यही मेरे घर में होते हुए देख रहा हूँ। भैया के जाने के बाद तुम भाभी की दुश्मन बन गई हो। अनुज का दिल भी बहुत दुखी हो गया था। वह सारा सामान वहीं छोड़कर घर से बाहर चला गया और माया जी उसे आवाज़ लगाती रह गई। अरे यह सब किसके लिए लाया था? अब यह सब कौन खाएगा? वह चिल्लाया, तुम्हारी मर्जी, किसी को दे दो या कूड़े में डाल दो, क्योंकि अगर भाभी यह सब नहीं खा सकती तो मैं भी नहीं खाऊंगा। जैसे ही अनुज के पिताजी घर आए, माया जी ने उन्हें सारी बात बताई और बोली, यह लड़का दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दो, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। सूर्यकांत जी ने पत्नी को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने एक जगह बात चलाई है, अच्छा परिवार है, पर समस्या यह है कि अभी नरेश को गए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे में इतनी जल्दी घर में शादी की शहनाइयाँ कुछ ठीक नहीं लगता। जवान मौत पर लोग साल भर तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। फिर अगर रिश्तेदारी की बात होती तो भी कुछ सोचता। यहाँ तो अपना ही बेटा है, 6 महीने तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तब तक तुम इन दोनों पर नज़र रखो, खास तौर से श्वेता पर। अनुज तो बच्चा है, कहीं वह उसे बहका ना ले। माया जी बोली, आप बिल्कुल ठीक हैं, बेटा तो हमारा खरा सोना है, चाल चलन तो उसी का ठीक नहीं। अभी 2 महीने पहले ही श्वेता के पति नरेश की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है। उनकी शादी को केवल 2 साल हुए थे। शादी के समय तो नरेश बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक से उसे क्या बीमारी लगी। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती गई और एक दिन वह चल बसा। श्वेता को तो बस यही पता है उसके पति को लीवर की तकलीफ थी, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि एक तो वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ऊपर से सास माया उसे घर में होने वाली किसी भी बात की कानों कान खबर नहीं लगने देती। घर का काम करना और पति की सेवा करना, बस यही जानती है श्वेता। उसने जी जान से अपने पति की सेवा की, पर सब कुछ व्यर्थ गया। नरेश उसे ठीक से पति का सुख भी ना दे सका। इसीलिए अनुज और उसकी अच्छी दोस्ती को देखते हुए सास माया उस पर शक करती है। श्वेता का चरित्र बिल्कुल निर्मल है, ना तो उसके चरित्र में और ना ही उसके मन में कोई खोट है, और ना ही अनुज के मन में भाभी के लिए इस तरह की कोई गलत भावना है।
वैसे तो अनुज अभी पढ़ रहा है और हॉस्टल में ही रहता है, पर भाई के जाने के बाद वह अक्सर घर आने लगा है, क्योंकि घर में एक वही है जिसे श्वेता अपने मन की बात कह सकती है। वही उसका अच्छा दोस्त है और भाई भी। श्वेता दिखने में बहुत सुंदर है, जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है। यह भी एक वजह है माया जी के इस बर्ताव के पीछे। उन्हें हमेशा डर रहता है कहीं श्वेता अनुज को अपने रूप जाल में ना फंसा ले। अभी कल ही अनुज हॉस्टल से आया था और घर का गमगीन माहौल और भाभी की उदासी देखकर उन्हें खुश करने के लिए उनकी पसंद की खाने की चीज़ें ले आया, जो माया जी सहन नहीं कर सकी। रात को अनुज घर वापस लौटा और अपना सामान पैक करने लगा जाने के लिए। उसका एक ज़रूरी कागज़ उसे मिल नहीं रहा था, जिसे ढूंढता हुआ वह माँ की अलमारी में पहुँच गया और वहाँ उसे नरेश की पुरानी फाइलें मिली, जिन्हें पढ़कर उसका सर चकरा गया। अनुज पिछले 3 साल से हॉस्टल में था। घर में क्या हो रहा है उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, पर आज इन कागजात ने सारी सच्चाई उसके सामने ला दी। उसने भी फैसला कर लिया, जो गलती उसके माँ बाप ने की है वह उसे ज़रूर सुधारेगा और अपनी भाभी की खुशियाँ उन्हें लौटा कर रहेगा। उस समय अनुज चुप रहा और कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे नरेश को गए 8 महीने बीत गए। श्वेता ने भी अब अपनी किस्मत से समझौता कर लिया। माया जी ने अपने द्वारा पसंद की गई लड़की जब अनुज को दिखाई तो उसने भी अपनी सहमति दे दी और घर में अनुज की सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। सभी चलने के लिए तैयार थे, पर अनुज को भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने माँ से पूछा, माँ, भाभी कहाँ है? क्या वह सगाई में नहीं चल रही? माया जी बोली, विधवा का ऐसे शुभ कार्यों में जाना मना होता है, वह नहीं आ रही। अनुज बोला, अगर भाभी नहीं आ रही तो मैं भी कहीं नहीं जा रहा, और वह अंदर आकर बैठ गया। माया जी और उसे समझाने लगे, पर जब वह नहीं माना तो मजबूरी में उन्होंने श्वेता को भी चलने को कहा। बहुत दिनों बाद श्वेता आज घर से बाहर कहीं जा रही थी। उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी और तैयार हो गई। अनुज ने माँ से साफ बोल दिया कि वहाँ मुझे किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसीलिए जो भी रस्म होगी वह केवल और केवल भाभी करेंगी। अगर आपको मंजूर हो तो बताइए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। बेटी की जिद के आगे माया जी को झुकना पड़ा। उन्होंने सोचा, बस एक बार इसकी शादी हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सगाई समारोह बहुत अच्छा रहा। सभी बहुत खुश थे। सभी को अनुज की मंगेतर गीतांजलि बहुत पसंद आई, पर यहाँ कोई ऐसा भी था जिसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ श्वेता पर टिकी हुई थी। बिना किसी साज श्रृंगार के भी श्वेता की सादगी पर उसका मन आ चुका था। श्वेता को भी शायद पता नहीं था, पर अनुज को सब पता चल रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे कोई पराया पुरुष उसकी भाभी को देख सकता है, पर वह चुप रहा, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो यहाँ हंगामा होना तय है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।